हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं सामान्य विज्ञान यानी कि जीएस के क्वेश्चंस की। ये जो आपकी सेट है बिल्कुल 2500 एमसीक्यू की सेट होगी, जिस तरीके से आपके एग्ज़ाम में एमसीक्यू क्वेश्चंस होते हैं। और इस वीडियो में हम कुल 25 क्वेश्चंस को देखेंगे। आगे के क्वेश्चंस भी आपको आगे के वीडियो में मिलती रहेंगी। ये आपके जो भी आने वाले एग्ज़ाम है, रेलवे के, एनटीपीसी और आपके ग्रुप डी, इन सभी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। साथ ही साथ बैंकिंग और एसएससी वाले स्टूडेंट्स भी इसे देख सकते हैं, उनके लिए भी ये नॉलेजेबल चीज़ ही है। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें अगर आपका एग्ज़ाम आने वाले टाइम में है तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पे आपको दे के रखा है कि दूरबीन का आविष्कार किसने किया था। आपसे पूछ रखा है यहाँ पे दूरबीन का आविष्कार किसने किया था। आपके पास 4 ऑप्शन है, गैलीलियो, एडिसन, ग्राहम बेल या इनमें से कोई नहीं। तो दूरबीन का आविष्कार किया था किसने, ये आपसे यहाँ पे पूछ रहा है। तो आपको अगर इसके आंसर्स पता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हो। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं दूरबीन के अगर आविष्कार की बात करते हैं तो दूरबीन के आविष्कारक जो है वो गैलीलियो हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए के साथ आपका चला जाएगा। ठीक उसी तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 2 आपसे यहाँ पे पूछा, ऊंचाई नापने के लिए किस चीज़ का उपयोग किया जाता है, किस चीज़ का यूज जो है हम हाइट नापने के लिए करते हैं। यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शंस है, बैरोमीटर, प्लानीमीटर, अल्टीमीटर या वोल्टमीटर। तो जल्दी से जल्दी इसके सही सही आंसर्स हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि अगर हम बात करते हैं ऊंचाई नापने के लिए, तो ऊंचाई मापने के लिए जो है अल्टीमीटर का प्रयोग किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी के साथ आपका यहाँ पे चला जाएगा। फिर उसी तरीके से अगर हम बात करते हैं कि एक व्यक्ति है जो कि एक स्टूल है घूमते हुए, उस स्टूल पर बाहें फैलाकर खड़ा है। एकाएक वह क्या कर रहा है कि अपने बाहें को सिकुड़ रहा है। वह पहले बाएं फैला के खड़ा था, लेकिन एकाएक वह अपनी बाहों को सिकुड़ लेता है। तो स्टूल का जो कोणीय वेग है वो क्या होगा, घटेगा, बढ़ेगा, अपरिवर्तित रहेगा, या इनमें से कोई नहीं। तो अगर आप यहाँ पे बात करो कि अगर कोई घूमता हुआ स्टूल है, उसमें एक व्यक्ति बाहें फैलाए खड़ा है, तो उसका जो वह बाहें सिकुड़ता है तो उसका जो कोणीय वेग होगा वो बढ़ जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी के साथ आपका यहाँ पे चला जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 4 है। आपसे पूछा है दाब का एसआई मात्रक, दाब यानी प्रेशर। तो दाब का जो एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है, तो दाब का एसआई मात्रक होता है पास्कल, यानी ऑप्शन नंबर ए के साथ आपका चला जाएगा। ठीक उसी तरीके से हमसे पूछ रहा है कि कार में रेडिएटर का कार्य क्या होता है। कार में जो रेडिएटर होता है उसका काम क्या होता है, इंजन को गर्म करना, गति को नियंत्रित रखना, या विद्युत उत्पन्न करना, या फिर इंजन को ठंडा कर रखना। तो अगर हम बात करते हैं रेडिएटर का, तो कार में जो रेडिएटर का कार्य होता है वो आपका यहाँ पे होता है इंजन को ठंडा करता है, यानी ऑप्शन नंबर डी के साथ आपका यहाँ पे चला जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं इसी तरीके से क्वेश्चंस की, आपसे यहाँ पे पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 6 से आपका, आँखों की दूरदृष्टि की बीमारी किस कारण से होती है। आपसे यहाँ पे पूछा कि बहुत सारे लोगों को यहाँ पे जो है आँखों की दूरदृष्टि की बीमारी होती है, तो वो कौन से कारण से होती है दूरदृष्टि की बीमारी, पुतली के फैलने से, या रेटिना के छोटे होने से, या नेत्रगोलक का छोटा होने से, या इनमें से कोई नहीं। तो अगर हम बात करते हैं आँख की दूरदृष्टि की बीमारी की, तो आँख की दूरदृष्टि की जो बीमारी है वो आपकी होती है नेत्रगोलक के छोटा हो जाने से, यानी ऑप्शन नंबर सी के साथ। नेक्स्ट है इसी तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम किस चीज़ का दिशा बताता है। आपसे पूछा है फ्लेमिंग का जो लेफ्ट हैंड का रूल होता है वो कौन सा डायरेक्शन बताता है। यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शन है, विद्युत धारा की उस चालक में जो विद्युत क्षेत्र में रखा है, या फिर विद्युत चालक में बल की दिशा जब चालक चुंबकीय क्षेत्र में है, या फिर विद्युत चालक में चुंबकीय क्षेत्र की, या फिर विद्युत परिपथ में धारा के क्षेत्र की। तो अगर हम बात करते हैं फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड के रूल की, तो वह बताता है विद्युत चालक में बल की दिशा जब चालक चुंबकीय क्षेत्र में होती है, यानी ऑप्शन नंबर बी के साथ आपका यहाँ पे चला जाएगा। फिर उसी तरीके से आपसे पूछा मैनोमीटर, मैनोमीटर के द्वारा क्या मापा जाता है। आपसे यहाँ पे पूछ रहा है मैनोमीटर के द्वारा क्या मापा जाता है। तो मैनोमीटर के द्वारा जो है आपका गैस का दाब मापा जाता है, गैसों का प्रेशर मापा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर डी के साथ आपका यहाँ पे चला जाएगा। ठीक उसी तरीके से आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, कि एक गैल्वेनोमीटर को अगर हम वोल्ट मीटर में चेंज करते हैं, तो गैल्वेनोमीटर के आपके जो यहाँ पे ऑप्शंस आपको दे के रखे कि अगर हम गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में चेंज करेंगे तो गैल्वेनोमीटर का समांतर क्रम में कम प्रतिरोध का शंट लगाना चाहिए, या फिर श्रेणी क्रम में
कम प्रतिरोध जोड़ना चाहिए, या फिर समांतर क्रम में उच्च प्रतिरोध का शंट लगाना चाहिए, या फिर श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध जोड़ना चाहिए। तो अगर हम बात करते हैं गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में परिवर्तित करने के लिए क्या करना चाहिए, तो उसे क्या करना चाहिए, तो गैल्वेनोमीटर के श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध जोड़ना चाहिए, आपका हाई रेजिस्टेंस जोड़ना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर डी के साथ आपका चला जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। आपसे पूछ रहा है कि ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाले क्षेत्र का नाम क्या है। आपसे पूछ रहा है कि साउंड एनर्जी को जो है इलेक्ट्रिक एनर्जी में हम चेंज करते हैं तो उस क्षेत्र का नाम क्या होता है। आपके पास यहाँ पे 4 ऑप्शन है, एम्पलीफायर, साउंड, माइक्रोफोन या प्रेषित। तो अगर हम ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज करते हैं तो वो आपका उसका नाम क्या होता है, तो माइक्रोफोन, यानी ऑप्शन नंबर आपका किस चीज़ के साथ चला गया, तो सी के साथ। ठीक उसी तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 10 है। यहाँ पे आपसे यहाँ पे पूछ रहा है कि लौह चुंबकीय पदार्थों के भीतर परमाणुओं की असंख्य अति सूक्ष्म संरचनाओं को क्या कहा जाता है। आपसे पूछ रहा है लौह चुंबकीय पदार्थ के भीतर जो परमाणु का असंख्य अति सूक्ष्म संरचना होता है उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम डोमेन कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी के साथ आपका चला जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 12 है। यहाँ पे ट्रांसफॉर्मर के क्रोड बनाने के लिए कौन सा सबसे ज़्यादा उपयुक्त होता है। ट्रांसफॉर्मर के क्रोड बनाने के लिए नरम लोहा या निकिल या तांबा या स्टेनलेस स्टील। तो अगर हम बात करते हैं ट्रांसफॉर्मर के क्रोड की, तो उसके लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त क्या होता है, तो वह आपका होता है नरम लोहा, यानी ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है आपका। यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि लालटेन की बत्ती में मिट्टी का तेल बराबर ऊपर चढ़ता रहता है, क्यों। लालटेन की बत्ती में आप देखते होंगे कि मिट्टी का तेल नीचे से बराबर ऊपर चढ़ता रहता है, तो ऐसा क्यों होता है, तो यह पृष्ठ तनाव के कारण होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी के साथ आपका चला जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है। यहाँ पे आपका आपसे पूछ रहा है विद्युत मोटर किस सिद्धांत के अनुसार कार्य करती है। आपसे यहाँ पे पूछा विद्युत मोटर किस सिद्धांत के अनुसार कार्य करती है, तो विद्युत मोटर जो होता है वो फैराडे के नियम के अनुसार कार्य करती है, यानी ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। ठीक उसी तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है। यहाँ पे दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह क्यों दी जाती है। आपसे यहाँ पे पूछ रहा है कि अगर कोई व्यक्ति दलदल में फंस जाता है तो उसे लोग कहते हैं कि तुम लेट जाओ, तो उसे ऐसा सलाह क्यों दिया जाता है। यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शन है, आपको यहाँ पे देखना है। तो ऐसा सलाह इसलिए दिया जाता है क्योंकि क्षेत्रफल अधिक होने से दाब कम हो जाता है, तो जो प्रेशर है वो कम पड़ता है व्यक्ति पे, इस कारण, यानी ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 16। यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि जब लाल, नीला तथा हरे प्रकाश का पुंज एक स्थान पर पड़ेगा तो प्रकाश का रंग कैसा होगा। तो अगर लाल, नीला और हरा प्रकाश का पुंज एक स्थान पर पड़ेगा तो प्रकाश का रंग जो है वो क्या हो जाता है, तो सफ़ेद हो जाता है, यानी ऑप्शन नंबर डी के साथ आपका यहाँ पे चला जाएगा। ठीक उसी तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आपको 17 है। आपसे यहाँ पे पूछ रहा है कि खतरे के संकेत के लिए लाल रंग के प्रकाश का प्रयोग किया जाता है, क्यों। आपसे पूछ रहा है कि खतरे के संकेत के लिए हम लाल रंग का प्रकाश का प्रयोग करते हैं, क्यों। तो यह क्यों करते हैं, इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है, या फिर यह आँखों के लिए आरामदायक होता है, या फिर इसका सबसे कम रासायनिक प्रभाव होता है, या फिर हवा द्वारा इसका अवशोषण सबसे कम होता है। तो हम खतरे के संकेत के लिए लाल रंग का यूज़ इसलिए करते हैं क्योंकि इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा। ठीक उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 18 है आपका। आपसे पूछ रहा है कि एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है, उस लड़की के खड़े हो जाने पर प्रदोल आवर्तकाल क्या होगा। अगर कोई लड़की झूला पर बैठी हुई है और वो अचानक से खड़ी हो जाती है तो प्रदोल आवर्तकाल क्या होता है, तो जो प्रदोल आवर्तकाल होता है वो कम हो जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट है आपका कह रहा है जब कोई वस्तु किसी द्रव में पूरी या अधूरी डुबोई जाती है तो उसके भार में होने वाली कमी वस्तु द्वारा हटे गए द्रव के बराबर होती है। यह सिद्धांत किसने दिया था। आपसे बोल रहा है कि अगर कोई वस्तु है उसे हम द्रव में पूरा या अधूरा डुबोते हैं तो उसका जो भार में कमी होता है वो उस वस्तु द्वारा हटाए गए द्रव के बाहर, यहाँ पे आपका भार हो जाएगा, इस जगह बाहर लिखा हुआ है, यहाँ पे भार के बराबर होती है। यह सिद्धांत किसने दिया था, भार के बराबर होती है अगर
तो यह सिद्धांत दिया था आर्किमिडीज के ने, यानी ऑप्शन नंबर ए। यानी आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या है कि अगर कोई वस्तु को हम द्रव में पूरा या अधूरा डुबोएंगे तो उसका भार में जो कमी होगा वो उसके द्रव के भार के बराबर हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 20। आपसे यहाँ पे पूछ रहा है किस मंडल के ऊपर ताप तेजी से बढ़ता है। आपसे यहाँ पे पूछ रहा है कौन से मंडल के ऊपर ताप तेजी से बढ़ता है। तो ताप जो है आपका टेम्परेचर जो है वो सबसे ज़्यादा बढ़ता है समताप मंडल पे, यानी ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा। ठीक उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 21 है आपका, पाइरहेलियोमीटर का प्रयोग किस चीज़ के लिए किया जाता है। पाइरहेलियोमीटर का प्रयोग किसे नापने के लिए किया जाता है। आपके यहाँ पे 4 ऑप्शन है। तो अगर हम बात करते हैं पाइरहेलियोमीटर का, तो उसका प्रयोग जो है आपका सोलर रेडिएशन को नापने के लिए किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट जो है आपका यहाँ पे हमने देखा था, अब हम यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका 22 है। पूछ रहा है निम्न में से कौन सा उपकरण नमी को नापने के लिए प्रयोग किया जाता है। कह रहे नमी मॉइस्चर को नापने के लिए किस चीज़ का प्रयोग करते हैं। तो मॉइस्चर को नापने के लिए हाइग्रोमीटर का प्रयोग होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। फिर आपसे पूछ रहा है कि अगर कोई सरल लोलक का लंबाई को हम 4% बढ़ा देंगे तो उसका आवर्तकाल कितना बढ़ेगा या घटेगा। तो अगर सरल लोलक की लंबाई को हम 4% बढ़ाते हैं तो उसका आवर्तकाल जो है 2% बढ़ता है, यानी ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, एक लड़की झूला झूल रही है, उसके पास एक और लड़की आकर बैठ जाएगी तो झूले का आवर्तकाल क्या होगा। तो अगर कोई लड़की झूला झूल रही है और एक और लड़की बैठ जाएगी तो झूले का जो आवर्तकाल है वो अपरिवर्तित रहता है, यानी ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, यदि किसी पृथ्वी से 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड के वेग से फेंका जाए तो पिंड, आपको बोल रखा है यहाँ पे यदि किसी वस्तु को, यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है यदि किसी वस्तु को, आपसे यहाँ पे पूछ रहा है कि अगर कोई वस्तु को हम 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड के वेग से फेंकेंगे तो, या फिर किसी पिंड को, तो वो कब लौटेगा। तो अगर हम, आपको पता है कि पृथ्वी का जो पलायन वेग होता है, आपको ध्यान में रखना है पलायन वेग, पृथ्वी का जो पलायन वेग होता है वो कितना होता है। तो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। तो पृथ्वी का पलायन वेग है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। अगर उस वेग से हम फेंकेंगे तो पिंड जो है पृथ्वी पर कभी वापस ही नहीं लौटेगा, यानी ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा ये आप हमें लाइक कमेंट एंड शेयर ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ ऐसे ही और भी स्टडी से रिलेटेड वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और सब्सक्राइब करने के बाद बगल के बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि हम जो भी वीडियोज़ अपलोड करें उसके आपको नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम मिलती रहे। देन बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।